भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 109 से 118 तक। शुरू करते हैं मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य मुख्य बिंदु है और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की अनुपस्थिति के कारण होने वाले चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या क्या होता है इससे। तो इसके मूल संविधान में जब मूल कर्तव्यों की अनुपस्थिति हो तो इसके कारण क्या क्या होता है, इसके कारण क्या है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य को अनुपस्थित कर दिया गया है। मूल संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को व्यापक उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में व्यापक उल्लेख किया गया है और प्रत्येक अधिकार पूरक कर्तव्यों को जन्म देते हैं। प्रत्येक अधिकार। इसलिए उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में कर्तव्य का प्रावधान नहीं होता। इसलिए उदारवादी को लोकतांत्रिक देशों के संविधान में कर्तव्य का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक अधिकार पूरक कर्तव्यों को जन्म देता है। एक और बिंदु है इसमें, मूल कर्तव्य परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें शैक्षिक संस्थाओं का योगदान होता है, जिसको संविधान में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मूल कर्तव्य आपको परिवार के द्वारा सिखाया जाता है, इसमें शैक्षिक संस्थाओं का योगदान होता है, इसलिए संविधान में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, मूल कर्तव्य लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को विवेकशील माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य स्वाभाविक रूप में याद होते हैं। इसलिए मूल कर्तव्यों की अनुपस्थिति संविधान के मूल में रही है। ठीक है। मूल कर्तव्य से बारे में और कुछ चीज़ें जानने को है। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति कर्तव्य। क्या क्या किस प्रकार के कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य है राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को अपना हृदय में सजा कर रखें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। दूसरा, मूल कर्तव्य समाज के प्रति है। समाज के प्रति जो मूल कर्तव्य है वो है ज्ञान प्राप्त करने की भावना का विकास करें, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी परंपराओं और प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो और भारत की सामाजिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति का सम्मान करें। और 40वें संविधान संशोधन से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है, गार्जियन का यह दायित्व है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। ठीक है। ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए दाना है। और ये मूल कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य है आपको, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वन्य जीव, झील एवं पर्यावरण का संरक्षण करे। मूल कर्तव्य की प्रकृति, व्यवहार, उसका रूपरेखा किस तरह का है। मूल कर्तव्य की प्रकृति क्या है। निर्देशक तत्व की भांति मूल कर्तव्य भी अवाद योग्य है, अतः इनको क्रियान्वित कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता और न ही न्यायालय में किसी विधि को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इससे मूल कर्तव्य का उल्लंघन होता है। अतः यह बाध्यकारी नहीं है और इसकी प्रकृति नैतिक है। संविधान के अनुसार यह बाध्यकारी नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह बाध्यकारी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के लिए संसद ने विधि का निर्माण किया है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग हेतु संसद ने विधि का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा बनाए
संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिसूचना भारतीय दंड संहिता के प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम भारतीय दंड संहिता के प्रावधान और उनके पर्यावरणीय विधियों की उपस्थिति मूल कर्तव्यों को व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी बना देती है। ठीक है। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के बीच संबंध क्या है? मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के बीच संबंध क्या है, इस तरह से जानते हैं। गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो अधिकारों के लिए भी संघर्ष नहीं होगा। जिस व्यवस्था में केवल कर्तव्य होगा, अधिकार अनुपस्थित होगा, वहाँ व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा। इस व्यवस्था में केवल कर्तव्य होगा और अधिकार नहीं होंगे तो वहाँ व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा। इसलिए गांधी जी का कहना है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का अगर पालन करे तो अधिकारों के लिए संघर्ष होगा ही नहीं, केवल अधिकार होगा, कर्तव्य का पालन नहीं होगा, वहाँ अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक और इसमें तथ्य है मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्य के बीच संबंध के तौर पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकारों की रक्षा करते समय व्यक्ति की कर्तव्यों को भी ध्यान में रखा जाता है और यदि व्यक्ति ने तिरंगे को जलाया है तो उसके अभिव्यक्ति के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। इसलिए मूल कर्तव्य भी मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध आरोपित करते हैं। मूल कर्तव्य मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध आरोपित करते हैं। मूल कर्तव्यों का विस्तार एक अलग बिंदु है। मूल कर्तव्यों का विस्तार किस तरह से क्या है इसके बारे में जानते हैं। रूस, चीन जैसे समाजवादी देशों में मूल कर्तव्य के प्रावधान हैं और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों को और विस्तृत करने की मांग की जा रही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में और इसे और विस्तृत करने की मांग की जा रही है, जबकि ये पहले से ही रूस और जैसे समाजवादी देशों में मौजूद है। इसमें परिवार नियोजन, टैक्स अदा करना आपकी मूल दायित्व है, मूल कर्तव्य है। परिवार नियोजन करना, टैक्स अदा करना, अनिवार्य मतदान, स्वच्छ भारत। वर्ष 2000 में गठित वेंकट चलैया आयोग के द्वारा के द्वारा मूल अधिकारों को विस्तृत करने की सिफारिश की गई, जिससे इसकी प्राथमिकता स्पष्ट सिद्ध होती है। संविधान संशोधन एक बिंदु है, अलग बिंदु है। संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा। संविधान में जो संशोधन होते हैं वो और उसका जो आधारभूत ढांचा है संविधान का, वो उसको हम जानते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के खंड 1 में उल्लेखित है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के भाग 1 में भाग प्रथम में वर्णित है संविधान अपनी संविधायी शक्ति में किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। इसमें कुछ जोड़ सकती या कुछ हटा सकती है। कुछ जोड़ा भी जा सकता है, कुछ हटाया भी जा सकता है, संसद में दो तरह की शक्तियाँ विराजती हैं, दो तरह से कार्य होता है, एक संविधायी शक्ति और एक विधायी शक्ति। संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। संविधायी शक्ति अनुच्छेद 368 में उल्लेख, विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 में उल्लेख। संविधायी शक्ति संविधान में किसी भी भाग, अनुच्छेद, अनुसूची में जोड़ी, हटाई या परिवर्तित की जा सकती है। संविधायी शक्ति संविधान में किसी भी भाग, अनुच्छेद, अनुसूची में जोड़ी, हटाई या परिवर्तित की जा सकती है। विधायी शक्ति संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संविधायी शक्ति जब संसद इस शक्ति का प्रयोग करती है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधायी शक्ति के लिए आपको जब संसद इसका प्रयोग करती है तो उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विधायी शक्ति सामान्य बहुमत से कार्य हो जाता है। जानते हैं विशेष बहुमत के बारे में। सदन को कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 विशेष बहुमत है। ठीक है, विशेष बहुमत क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और
उपस्थित एवं मत देने वाला उपस्थित हो और उसमें मत देने वाला 2/3 हो, तो लोकसभा प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद उसमें बहुमत होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 420 उपस्थित है, तो 420 उन्हें 2/3 से 280 हुई, ये दोनों शर्तें पूरा करता है। सामान्य बहुमत, सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का बहुमत। अगर 100 है तो 51 जिसके पक्ष में है वो बहुमत में आ गया। लेकिन विशेष बहुमत में 2/3 होनी चाहिए, जो कि टोटल मेंबर में से जो लोग मौजूद हैं उनके लिए, जो लोग उपस्थित हैं और मौजूद और वोट दे रहे हैं, जैसे 2/3 होना चाहिए तो विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत में 50% से ज़्यादा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा कि जो लोग भारतीय संविधान को परिवर्तित करना चाहते हैं उन्हें मात्र 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह बात कहा था, यह कथन है उनका कि जो लोग भारतीय संविधान को परिवर्तित करना चाहते हैं उन्हें मात्र 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 368 के खंड 2 में यह उल्लेखित है कि संसद की प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन किया जा सकता है, जो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी तथा राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वीटो का प्रयोग नहीं होगा और किसी भी सदन में प्रस्तुत, ठीक है। एक और इसमें बिंदु है, संविधान के निम्नलिखित भागों में कुछ भागों में संशोधन किए गए हैं। संशोधन के लिए संविधान के निम्नलिखित भागों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संविधान के निम्नलिखित भागों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संघ एवं राज्य के बीच विधायी एवं वित्तीय शक्तियों में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित शक्ति विभाजन में कोई संशोधन, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ। अनुच्छेद 368 उपरोक्त के संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले लोगों के 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आधे राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है। आधे राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के लिए, संघ एवं राज्य के बीच विधायी एवं वित्तीय शक्तियों के लिए और 7वीं अनुसूची में उल्लेखित शक्ति विभाजन के लिए जो संशोधन के लिए जरूरत है, या फिर राज्यों और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की पावर को बदलने के लिए, अनुच्छेद 368 को बदलने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने के वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आधे राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है। अगर इन आप 6 बिंदुओं पर काम करना चाहते हैं, राष्ट्रपति, संघ एवं राज्य, 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की पावर, अनुच्छेद 368 के लिए, तो आपको राज्य के विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है। इसके अलावा इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में संशोधन के 2 तरीकों का प्रयोग किया गया और जिन संशोधन में राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा वहां आधे राज्यों की समर्थन की अपेक्षा है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में संशोधन के 2 तरीकों का प्रयोग किया गया और जिन संशोधन में राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा वहां आधे राज्यों का समर्थन की उपेक्षा है। आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए जिन राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है जहां संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान के सभी प्रावधान तत्वों का महत्व एक समान नहीं है। तो हम लोग पृष्ठ संख्या 118 तक पहुँच चुके हैं। अब इस वीडियो की करते हैं यहीं पर।